Good morning all of you. I'm Dr. Yadurao and I welcome you all in today's session on cost accounting. देखिए लास्ट सेशन में हमने बात की कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, जहाँ पे हमने एक बेसिक इक्वेशन सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए देखा कि किस तरह से हम टोटल फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कंट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ यूनिट्स का भाग दे सकते हैं। और वहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो इक्वेशन हम बनाते हैं कंट्रीब्यूशन के साथ वो बोलती है सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को या प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करते, उन दोनों के एग्रीगेशन को कंट्रीब्यूशन या सी के फॉर्म में शो करते हैं। वहाँ हमने ये भी देखा कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन बनाते हैं तो हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए यहाँ पे हमें मालूम है सेलिंग प्राइस हो चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो, ये कांस्टेंट रहता है। यानी ये पूरी की पूरी इक्वेशन पर यूनिट कांस्टेंट होती है और ये कारण है कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें बहुत आसानी हो जाती है, स्पेशली जब हमें प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने होते हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट है और एक उसमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो जब भी अब हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करनी होगी तो हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यानी प्रॉफिट बढ़ाने पे हम जोर नहीं देंगे, हम कंट्रीब्यूशन बढ़ाने पे जोर देंगे। उसका कारण ये है कि कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ें हैं, फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है या लॉस है। तो जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो हमें मालूम है क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहती है तो कंट्रीब्यूशन का बढ़ने का जो भी इफेक्ट आएगा वो प्रॉफिट पे आएगा। तो जब भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, ना कि प्रॉफिट की। चलिए आज हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन हमेशा थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन उससे पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। और ये डेफिनेशन समझनी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कई कंसेप्ट इस डेफिनेशन से निकल के आते हैं। चलिए डेफिनेशन है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल द कॉस्ट अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। अब इस डेफिनेशन को समझने से अच्छा हम सिंपल इक्वेशन को समझते हैं। देखिए ये डेफिनेशन बोलती है कि जब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन एक ऐसा पूल ऑफ रिसोर्स है जो कि सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम घटा देते हैं, आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कब आता है? जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल द कॉस्ट अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट के अलावा जो भी कॉस्ट होंगी उन्हें मीट आउट करने के लिए होता है। और हम जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट में दो ही चीज़ें होती हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है या तो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। और कंट्रीब्यूशन के कैलकुलेशन में हम पहले ही वेरिएबल कॉस्ट को एलिमिनेट कर चुके हैं। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन किसे मीट आउट करने के लिए है? कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए होता है। सो कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल द कॉस्ट अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। इन मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन, वंस वी आर डन विद द कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए ही होता है। देखिए यहां पे हमें एक चीज समझनी चाहिए, अगर कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा सॉरी, तो हमें प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती हैं, या तो फिक्स कॉस्ट होती है या तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है तो जो भी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट से कम है तब क्या होगा? सर बहुत सिंपल है, तब हमें लॉस होगा।
ये दो चीजें हमें इजीली समझ में आती हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अनदर क्वेश्चन इज परहैप्स द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है तब क्या होगा? इससे प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो सर लॉस होगा? लॉस भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन है जहां पे ना तो हमें कोई प्रॉफिट होता है और ना ही हमें कोई लॉस होता है। चलिए इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। मान लीजिए ये सेल्स है हमारी, जहां पे हम बोल रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। हम कह रहे हैं कि अगर ना प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है, तब क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं वहां पे टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसका मतलब यहां ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही यहां पे कोई लॉस हो रहा है। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं क्या ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम कंट्रीब्यूशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगर हमें सेल्स को लिखना हो, टोटल सेल्स को हम और क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में अब क्या करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। या क्वांटिटी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। चलिए वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना हो तो क्या कर सकते हैं? कि सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। टीएफसी का क्या कर सकते हैं? सर टीएफसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इन टोटलिटी फिक्स्ड रहती है, फिक्स कॉस्ट है। तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस, इसे हम ऊपर ले जा सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे हम Q को कॉमन ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं SP माइनस ABC इज इक्वल टू TFC। अब इस इक्वेशन को और सिंपल करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर Q को एक साइड रखते हैं और TFC में हम भाग दे देते हैं SP माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। देखिए जहां पे सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर है वहां पे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो कि कितनी क्वांटिटी पे सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर होगी, यानी किस क्वांटिटी पे बीईपी आएगा, इसे हम बोल सकते हैं BOQ। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? TFC डिवाइडेड बाय SP माइनस ABC। देखिए हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर SP माइनस ABC। तो क्या हम यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसे और ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण है कि 5th यूनिट पॉसिबली हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूरत की हमें रिक्वायरमेंट है जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट हमें अभी भी देखना पड़ेगा।